हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो अभी रिसेंटली में सीबीएसई मैथ्स का जो पेपर हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पेपर के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड के मैं पहले ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो तीनों सेट्स में पूछे गए हैं उन सभी के मैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। देन इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और जो आपकी केस स्टडी जैसे 4 मार्क्स में पूछी जाती है वो डिस्कस करेंगे। और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट 1 के ऑब्जेक्टिव्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बिना देरी करे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, सो ये पहला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? इफ टेन थीटा, ठीक है, क्या बोला गया था आपसे? इफ टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन थीटा बाई टू इक्वल्स। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा आपको ये बताना था। ठीक है, अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमको यहाँ पर समझना होगा। मैं आपको सिर्फ आंसर से ही नहीं बताऊंगा बेटा, इसके डिटेल्ड सोल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे क्वेश्चंस अगर इन फ्यूचर एग्जाम्स में आए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, यहाँ पर हमको दे के रखा हुआ है टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन थ्री थीटा की वैल्यू बेटा रूट थ्री है। अब हमको ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा एंगल होता है टेन में जहां पर आपको रूट थ्री मिलता है। तो आपको पता है टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री हमें कब देता है? टेन, तो बेटा वो 60 डिग्री पे देता है। जब यहाँ से आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि थ्री थीटा किसके बराबर है बेटा? 60 डिग्री के बराबर है। अब आपको थ्री थीटा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा? थीटा बाय टू चाहिए। अब थीटा बाय टू कैसा होगा? तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप चाहो तो पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगी? 60/3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 20 डिग्री आ जाएगा। हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? थीटा बाय टू चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सिंपली 20/2 और आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10 डिग्री, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? ओके, आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स लगते हैं बेटा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो ओके तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ये पेपर तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग से सिलेबस चालू करा है। आप चाहो तो उन वीडियोस को जाके एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हो आपके सामने क्वेश्चन पूछा है इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468। ठीक है, x क्या है बेटा? एलसीएम है किसका? 468 का। तो यहाँ पर आपको जो दे के रखा हुआ है एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8, वो कितना दे के रखा हुआ है? x दे के रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और बता सकते हैं, वो क्या है आपका? कि जो 468 का एक्चुअली जो एलसीएम आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। ऑल दो आप इस चीज से फेमिलियर होंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपके एलसीएम वगैरह निकालते हैं। ओके, मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर देता हूँ। जैसे 4, 6 और 8, इसका क्या एलसीएम आएगा बेटा? तो यहाँ पर आप देखेंगे टू के टेबल से 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। ठीक है, फिर टू के टेबल से सॉल्व करेंगे 1, 3 और इधर क्या आ जाएगा बेटा? 2। फिर टू के टेबल से सॉल्व करेंगे 1, 3 और क्या हो जाएगा? 1। ओके, फिर लास्ट में हम किससे सॉल्व कर लेंगे बेटा? 3 से। तो 1, 1 और 1। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो एक्चुअली जो आपका एलसीएम आया है 468 का, वो कितना आया बेटा? 2 की पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू एक्स को, तो आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपली 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एक्स। ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद सिमिलरली हम किसको सॉल्व कर लेंगे? जो आगे सिचुएशन देके रखी है, y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7। ठीक है, मतलब एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7, वो कितना दे के रखा हुआ है बेटा? y दे के रखा हुआ है। अब एक चीज बेटा आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये 3 5 7, अगर मैं इसका इस तरीके से एलसीएम निकालता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो वो कितना निकल के आएगा बेटा? सारे ही नंबर में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 5 इंटू 7 ही हो जाएगा सिंपल। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 15 7 कितना हो जाएगा? 105। तो 105 ये क्या हो गया बेटा? y। ये आपका जो सिचुएशन दे के रखी हुई थी उससे हमने सॉल्व करा। नेक्स्ट इसके आगे क्या बोला है आपको? P इज द एलसीएम। P किसका एलसीएम है बेटा? ठीक है, P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अब मुझे किसका एलसीएम लेना है बेटा? जो क्वेश्चन है बोला है कि x और y का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आंसर आता है बेटा? आपका P आता है।
ठीक है। अब आपको पता है बेटा x और y जो वैल्यूज है वो क्या है एक्चुअली, x जो है वो आपका 24 है और y जो है आपका 105 है, और ये जो एलसीएम है वो किसके बराबर है बेटा, p के बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं 24 और 105 का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि 25 और 105 का एलसीएम आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 25 और दूसरा आपका 105, क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि 24 105 दोनों जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, तो पहले इसी से कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। ठीक है। अब अगर आप देखते हैं 8 और 35 दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो आप ये जो p है बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 इंटू 35। अब मैंने इसके आगे इसको प्राइम फैक्टराइज क्यों नहीं करा बेटा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख रहे होंगे आंसर आपके काय में देके रखे हुए बेटा, एक्स और वाई के टर्म्स में ही देके रखे हुए, तो आगे फर्दर प्राइम फैक्टराइज करने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 इंटू 8, ठीक है, क्या होगा 3 इंटू 8, हमको पता है ये तो क्या होता है बेटा 24 होता है। ठीक है, 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा 24 ही हो जाएगा, है ना, इंटू 35, 24 इंटू 35। अब अगर आप देखते बेटा 24 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, x लिख सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 35, x इंटू 35, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 35x, मतलब p बराबर आपका कितना निकल के आया बेटा 35x। इसमें एक और पॉसिबिलिटी बेटा बन सकती है जो यहाँ पर अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। p इज इक्वल टू आपका क्या था, 3 इंटू 8 इंटू 35 था। अगर मैं देखूं 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 105 ही होगा वो तो, है ना 105, और ये क्या है बेटा आपका 8। आपको पता है 105 आप किसको लिख सकते हो, y को, तो p बराबर आपका एक और पॉसिबिलिटी थी दैट इज 8y। ठीक है, p बराबर 8y, और एक क्या है आपका p बराबर 35x। आप देख लो कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो p बराबर 35x है, लेकिन 8y नहीं है, यहाँ पर 8x लिखा, तो आपका ए ऑप्शन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको ये देके रखी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये देके रखी हुई है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन पे क्वेश्चन देना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इक्वेशंस लिखी हुई है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 6x प्लस वाई। 3k को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो -3 के बराबर 0, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 36x प्लस 6y माइनस का 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो जनरल इक्वेशन होती है ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका a1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 6, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, मैं कोइफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं बेटा ना, यहाँ से कोइफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। c1 बराबर कितना हो जाएगा -3 के। ठीक है, इसके बाद a2 बराबर कितना है आपका 36, b2 बराबर कितना है आपका 6, और c2 बराबर कितना है -3। ठीक है, फिर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कंडीशन, मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है बेटा वो होती है आपकी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये आपकी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन रहती है। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जो जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे बेटा a1 बराबर कितना है 6, a2 बराबर 36 इज इक्वल टू b1 बराबर 1 है, b2 बराबर कितना है 6 इज इक्वल टू c1 बराबर -3 के, और c2 बराबर क्या है आपका -3। आप देखो इसको भी सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करके तो ये भी कितना आ जाएगा 1/6। तो मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो 1/6 है वो किसके इक्वल है -3 के अपॉन में -3, ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 1/6, और हमसे क्वेश्चन में k की वैल्यू को ही पूछा है दैट इज 1/6, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपसे
क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अगर ये पॉलिनोमियल यहाँ पर अगर आपको दे के रखी हुई है तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, ओके, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ, किसके साथ में कंपेयर करेंगे बेटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उस जैसे ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर अपन सिंपली क्या लिख देंगे, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट बेटा क्या है यहाँ पर ए, और ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वन। ओके, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी बेटा, वन, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी। ठीक है, आपको जो यहाँ पर बोला है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जो जीरोज होती है दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कैपिटल वाला है तो कैपिटल वाला लिख देंगे पहले, माइनस बी बाय ए। इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हम जब लिखते हैं ना तो वो क्या होता है आपका स्मॉल लेटर्स में ही होता है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी वो चीजें दे के रखी हुई हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, तो माइनस बी की वैल्यू बेटा वो कितनी है आपकी, माइनस ए है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी, वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस का ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है बेटा, सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी, वन, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का बी। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है वो कितनी, ए है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का बी, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या बोला है आपका, एक्स बाय ट्वेल्व माइनस थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाय ट्वेल्व माइनस थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, एलसीएम इस तरीके से हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व थ्री जा कितना हो जाएगा, 36, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो ट्वेल्व एक्स है बेटा ये जीरो के पास चले जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, और सिंपली एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 36। आपको पता है बेटा ये जब स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जब अंडर रूट आता है तो उसके आगे क्या साइन लग जाता है, प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 लिख सकते हैं सिंपली, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ कुछ सिंपल भी थे, कुछ कुछ में आपको लॉजिक भी लगाने थे। ठीक है, तो ठीक है बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पर आपको बेटा एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता हो तो उसके लिए प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो लाइन लिखी हुई है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, लाइन जो लिखी हुई है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमने हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया और ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, तो हमारी ये जो लाइन है इस लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर ये जो ए होता है वो बेटा एक्स इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी ए होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके ए कॉमा जीरो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये जो लिखा हुआ बेटा वो हो जाता है बी इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, जैसे बेटा ये y एक्सिस है तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, तो द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x बाय फोर प्लस वाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हो बेटा ये जो लाइन बनी हुई है एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा आपका वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। एट पी एंड क्यू, आपको जो क्वेश्चन है बोला बेटा ये पॉइंट पी हो गया है
और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। पी और क्यू पॉइंट्स आपको बोल दिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब आपसे जो पूछा गया बेटा, ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर बन रही पी क्यू, इसका ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं मिड पॉइंट है, इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं, लेट सपोज इसे हम टी से डिनोट कर देते हैं मिड पॉइंट को। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स वो आपसे जानना चाह रहा है। टी क्या है यहाँ पर, आपका मिड पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग लाइन विथ एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ए की जो वैल्यू बेटा वो कितनी है, 4 है, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपका जो पी कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0 था, मतलब कितना हो जाएगा, 4 कॉमा 0। और जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 6। अब आपसे जो पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, coordinates of midpoint, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे वो क्या होते हैं बेटा, तो अपन ने x और y वहां पर बोला है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहां से अगर आप देखते हो x1 की वैल्यू कितनी, 4 प्लस 0 अपॉन में 2, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, सिंपली 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर आप y को देखते हैं तो y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस 6 अपॉन में 2, दैट इज 6 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब आपके जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, टी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2,3। मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आप ये वाला फॉर्म लर्न कर लेंगे कि इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली अगर याद होगा तो ये ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपका वो जो तरीका है कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो और फिर इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो, तो उस तरीके से भी उसे करा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है, टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो वर्टाइसेस आपको दे के रखी हुई है ट्रायंगल पी क्यू आर की। एक वर्टाइसेस पी क्या दे के रखा हुआ है, -1,5, और दूसरा आपको दे के रखा हुआ है क्यू पॉइंट, दैट इज आपका 5,2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज डिवाइड द पी क्यू इन 2:1। मतलब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बेटा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक अपनी साइड हो गई ट्राइंगल की, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स -1,5 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है 5,2। अब ये जो लाइन यहाँ पर बन रही है, ठीक है, ये जो पी क्यू लाइन यहाँ पर बन रही है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आता है, लेट सपोज उसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी क्यू आर तो यहाँ ऑलरेडी है, इसे मैं बोल देता हूँ एस पॉइंट। ठीक है, ये एस पॉइंट क्या करता है, ये लाइन पी क्यू को 2:1 में क्या कर देता है बेटा, डिवाइड कर देता है। तो हमसे क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए कि वो क्या होंगे बेटा। ओके, अब यहाँ पर जो हमको लगाना है बेटा वो आपका सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला तो बेटा सभी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, लेकिन अब जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या अप्रोच हो सकती है जिससे आपका फटाफट आंसर निकल जाए। अब जैसे बेटा ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पर 3 और 3 कॉमन ऑप्शन है। अगर मतलब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल भी देते हो, जैसे 5 5 अगर आप निकाल भी देते हो तो कुछ कॉमन ऑप्शन के कारण आपको y के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। और y अगर आप देखते हो -3 5 3 1, चारों जो ऑप्शन है बेटा वो अलग अलग है। इट मींस हमसे जो एग्जामिनर है वो टाइम नहीं खर्च करवाना चाहता है, आप पहले सीधे y कोऑर्डिनेट निकाल दो और आपका काम खत्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेटा इसको अगर मैं क्या बोल दूंगा, x1, इसे बोल दूंगा y1, ये मेरा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो y बराबर क्या होता है बेटा, m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा आपका m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, हमको ये y के लिए फॉर्मूला होगा, और फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, आप इसके लिए भी सॉल्व करना। लेकिन बेटा टाइम बचाने के लिए हम सबसे पहले y वाले को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा ऑप्शन क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू m1 क्या है बेटा, तो हम इसे m1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे क्या मान लेते हैं, m2। तो आपका m1 y2 मतलब 2 इंटू वाई टू कितना है, 2 प्लस
M2 क्या है बेटा, 1 × y1 कितना है 5 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3, 9 अपॉन में 3 मतलब 3, मतलब 3 कहाँ दिख रहा है बेटा हमें, यहाँ पर 3 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये x क्या आएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क पार्ट हो जाएगा बेटा, सिंपली कुछ मत करो, जस्ट वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि x जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपका कितना निकल के आ रहा है बेटा, 3 निकल के आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें एग्जाम में स्मार्ट वे में भी वर्क करना है, जहां पर हमारा टाइम बच सकता है वहां पर हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम 8 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर्कल्स पे पूछा गया एक क्वेश्चन है आपका, आपको बोला टेंजेंट पी ए एंड पी बी, आपको बोल दिया बेटा टेंजेंट से पी ए एंड पी बी, अगर पी ए और पी बी टेंजेंट है बेटा हमको पता है, और उसके आगे बोला है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये पी एक एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो बेटा ओ ए क्या हो जाएगी, रेडियस। यहाँ पर आपकी एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है, रेडियस is perpendicular, radius is perpendicular to tangent, okay, radius is perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है। a जो है यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओ ए क्या है यहाँ पर, रेडियस है, और आपकी पी ए जो है टेंजेंट है, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, इट मींस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वही क्या होगा आपका एंगल ओ बी पी भी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है बेटा ये जो लाइन ओपी है, जब ये आप चैप्टर पढ़ते हैं इसमें आपको बताया जाता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो ओपी लाइन के थ्रू इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी दोनों कैसे होते हैं बेटा आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है। दोनों सॉरी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहता है आपका 40 डिग्री। अब आपसे जो पूछा गया ना बेटा एंगल पीओए, तो अपन क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल पीओए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एक तो एंगल कितना हो गया बेटा 40, दूसरा हो गया 90, और तीसरा आपको फाइंड करना है दैट इज पीओए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे सॉल्व करते हैं तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सिंपली ये कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना था, और दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल OAP जो रहता है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट रहता है किसके, ट्रायंगल OBP के, ठीक है, ट्रायंगल OAP जो कौन होता है कॉन्ग्रुएंट होता है OBP के, क्योंकि उसको बता पाना भी बहुत ही सिंपल है बेटा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, फिर ये हाइपोटेनस यहाँ पर कॉमन हो जाती है, ठीक है, और OA और OB क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, तो जिस वजह से RHS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, किससे कॉन्ग्रुएंट हो रहे भाई, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो यहाँ पर आपका एंगल एपीओ, एंगल एपीओ किसके बराबर हो जाता है, एंगल बीपीओ के बराबर हो जाता है, जब दोनों एंगल्स इक्वल है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपको क्या बोला बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझ में आए तो हमें इसे बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इसको सिंपली एलसीएम लेते हैं बेटा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसा वाला एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, क्या होती है वो आइडेंटिटी, कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है बेटा आपका 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है इससे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय
कॉस थीटा। आपको पता है 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। मतलब कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन टू ट्राइंगल्स, एक तो ट्राइंगल कौन सा है? डीएफ, और दूसरा है ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल E किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है। फिर बेटा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये चीज तो हमको गिवन है, हम क्या बोलेंगे बेटा? इन ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल का आप कुछ भी नेम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बाद वाले ट्रायंगल का जो हम नेम लिखते हैं बेटा, वहां से ही सारी चीजें बिल्कुल आपका मतलब गलत होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसको बिल्कुल ध्यान से लिखना है। जैसे डी ई एफ, तो बेटा डी के साथ में कौन सा पॉइंट आ रहा है? क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल क्यू। फिर ई के साथ में कौन सा आ रहा है? आर, तो क्यू आर पी हो जाएगा। बेटा पी क्यू आर जिसने लिख दिया ना, वहीं पर गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जामिनर बस आपसे यही चेक करना चाहता है। अब जैसे आपको यहाँ पर बोल रखा है ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल क्यू आर पी में, कि एंगल डी किसके इक्वल है बेटा? एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ई जो है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है। इन दोनों के लिए आप जो रीजन लिख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। कैसे सिमिलर हुआ ये? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आपका जो ट्रायंगल डीईएफ है वो किसके सिमिलर है? ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर है। अगर ट्रायंगल डीईएफ क्यू आर पी के सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो भी होते हैं वो कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। ओके, अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर, if two triangles are similar, then ratio of corresponding ratio of corresponding sides are equal। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसके रेशियो कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैंने साइड डी ली, तो इसके साथ में करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बेटा? क्यू आर। तो डी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, अब अगर मैंने साइड यहाँ पर ली ई एफ, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बेटा? ई एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? आर पी। तो ई एफ अपॉन में आर पी लिख दीजिए, इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा? डी एफ लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? डी एफ। ओके, डी एफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? क्यूपी लिख दो या सिंपली पी क्यू लिख दो। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो रेशियो होगा बेटा, वो के करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब आप चेक कर लो बेटा आपका कौन कौन सा मैच कर रहा है। जैसे डी अपॉन में क्यू आर। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देख रहे हो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ? डी अपॉन क्यू आर। डी एफ अपॉन पी क्यू है क्या हमारे पास? डेफिनेटली डी एफ अपॉन पी क्यू। और ये कैसे बेटा? इक्वल है। तो मतलब पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन हमसे नॉट ट्रू पूछा है। सेकंड क्या बोला बेटा? ई एफ अपॉन में पी आर। तो ई एफ अपॉन में पी आर ये लिखा हुआ है हमारा, किसके इक्वल है? डी एफ अपॉन पी क्यू। तो हाँ बिल्कुल डी एफ अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो बी वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे ई एफ अपॉन में आर पी, ई एफ अपॉन में आर पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर। तो ठीक है, ये भी कैसा है आपका? इक्वल। तो बचा कौन सा बेटा? लास्ट वाला, डी अपॉन पी क्यू। ठीक है, डी किसके इक्वल? डी के अपॉन में क्या बता रहा है बेटा? पी क्यू, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस आपका जो रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, लेकिन आपसे नॉट ट्रू पूछा था, इसलिए आपको जो टिक करके आना था वो ऑप्शन डी करके आना था। तो आपने देखा बेटा, जो भी आपके बेसिक हैं चैप्टर के, उस पे बेस्ड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है, सेट वन ऑब्जेक्टिव का पार्ट वन है। ठीक है, सेट टू में लेके आऊंगा, जिसमें सेट वन के जो मतलब बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स है 10 11 to 20, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप फटाफट मतलब वीडियोस की लेंथ भी ज्यादा बड़ी ना हो और आप उसको देख पाए। ठीक है, जितना एक दिन में आप कर सकते हैं उतना मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस बेटा अच्छे लग रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दूसरों के साथ में भी ये चीजें शेयर करनी है, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट प्रॉपर तरीके से हो पाए।
ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में बेटा अपन यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में अपन फिर कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 11 to 20 जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और फिर पार्ट 3 आएगा, जिसमें क्या था बेटा, जैसे सेट 1 सेट 2 और सेट 3 की हम बात करते हैं, तो तीनों में कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, तो वो सेट 1 में मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, और जो क्वेश्चंस अलग हैं उनको पार्ट 3 के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर कनेक्ट होंगे। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय एवरीवन।